नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजवार्ता पर। आप देख रहे हैं लर्न जर्नलिज्म और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। आप में से तमाम दर्शकों का ये सवाल था और आपने ये जानना चाहा कि एक न्यूज़पेपर जब हमारे हाथ में आता है तो उससे पहले कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं और किस किस की क्या भूमिका होती है, हम वही आज जानेंगे। और हमारे साथ लगातार दिनेश पाठक सर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी मैनेजमेंट और एडिटोरियल में किस तरह के रोल्स होते हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आज हम वो जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं। उन्होंने कई कमेंट्स सेक्शन में इस तरह के सवाल किए कि हमें ये भी जानना है कि आखिर एक न्यूज़पेपर जब हमारे सामने आता है तो उसके पीछे किन किन लोगों की मेहनत होती है, वो पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो सर, सबसे पहले तो हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में किस तरह के रोल्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। न्यूज़पेपर में दो हिस्से में है, एक मैनेजमेंट है और एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल का हेड जो है वो कोई एडिटर ही होगा। वो रेजिडेंट एडिटर हो सकता है, न्यूज़ एडिटर हो सकता है, सीनियर एडिटर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हो सकता है, एडिटर इन चीफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो होगा एडिटोरियल हेड, वही होगा जो सीनियर पोजीशन पर होगा। मैनेजमेंट साइड में हमारे जो वो लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट मैनेज करते हैं, जो सर्कुलेशन मैनेज करते हैं, जो अकाउंट्स मैनेज करते हैं। फिर एक सेक्शन हमारा है जो प्रिंटिंग करता है, तो मतलब फैक्ट्री साइड में जहाँ अखबार छपता है, तो प्रेस मैनेज करने वाले लोग हैं। ये सारे के सारे प्रेस मैनेज करने वाले लोग, सर्कुलेशन मैनेज करने वाले लोग, विज्ञापन मैनेज करने वाले लोग और बाकी जनरल मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेज करने वाले लोग, ये मैनेजमेंट का पार्ट कहे जाते हैं। और एडिटोरियल में प्योर हार्ड कोर जर्नलिस्ट भर्ती होते हैं और जिनका बॉस एडिटर होता है। आमतौर पर एडिटर के नीचे न्यूज़ एडिटर ही बेसिकली अखबार को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एडिटर है वो मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन, क्योंकि विज्ञापन को भी मैनेज करना होता है, एडवर्टीजमेंट उसका मैनेजमेंट जो है वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन, सेल्स की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, प्रिंटिंग प्रेस से के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन, जनरल मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन। तो एडिटर के पास बहुत सारे काम अखबार के अलावा और भी होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन में समय जाता है। तो एडिटर प्रायः सुबह अखबार प्लान करने के बाद फिर वो शाम को एक बार टीम से मिलता है और मिलने के साथ वो अपनी चीज़ें, अपना थॉट शेयर कर देता है। सुबह वो प्रायः रिपोर्टिंग की टीम से मिलता है। किसी भी अखबार के प्लानिंग में जो फर्स्ट मीटिंग है वो मॉर्निंग मीटिंग कही जाती है। उसमें एडिटर रिपोर्टर्स के साथ बैठता है और उसमें वो रिव्यू करता है कि आज हमसे चूक क्या हुई, किससे ये चूक हुई। मतलब पिछले दिन की बातें भी होती हैं। पिछले दिनों की बातें वहीं से शुरू ही होता है कि पिछले दिनों हमसे क्या गलती हुई और उस गलती को आज हमें रिपीट नहीं करना है। इस कमिटमेंट के साथ वो मीटिंग शुरू होती है। उस मीटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मॉर्निंग में अखबार आपके हाथ में आएगा वो कैसा होगा, किस तरह से बनाया जाएगा, हम उसमें क्या क्या कंटेंट डालेंगे। यद्यपि प्लानिंग में बहुत कुछ चीज़ें शाम तक डिरेल्ड हो जाती हैं, क्योंकि सुबह जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें पूरा 16 पेज, 20 पेज, 22 पेज, 24 पेज का जो भी अखबार है, 4 के गुणक में अखबार बदलते हैं। 12 पेज का होगा तो फिर 13 पेज का नहीं हो सकता, 12 पेज के बाद फिर 16 पेज का अखबार होगा, 16 के बाद फिर 20 पेज का अखबार होगा। कई बार 22 पेज का भी अखबार निकल जाता है अगर मशीन की हमारी क्षमता है, अदरवाइज फिर वो 24 पेज का हो जाता है। 24, 28, 32 ऐसे ही अखबार बढ़ते हैं 4 के क्रम में। लेकिन कई बार हम 2 पेज भी लगा देते हैं अगर हमारी मशीन अलाउ करती हमें। तो सुबह मीटिंग में जब रिपोर्टर्स इकट्ठा हुए और उनके साथ एडिटर, प्रायः न्यूज़ एडिटर भी ज्वाइन करने लगे हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले न्यूज़ एडिटर नहीं आते थे सुबह की मीटिंग में, बट अब आते हैं। तो वहाँ से प्लानिंग हुई कि कैसे 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 क्या हम करने वाले हैं अपने उस लोकेशन पर जहाँ हम बैठे हैं। मसलन हम नोएडा में बैठे हैं तो नोएडा का जो चीफ रिपोर्टर है वो नोएडा की
उसकी डायरी में नोएडा की सारी हैपनिंग्स होंगी, सारे प्रोग्राम्स होंगे, आज क्या होने वाला है। एक टुडेज डायरी का नियम है अखबारों में, वो एक दिन पहले पब्लिश होती है कि आज शहर में क्या है। तो हम अपने पास जो सूचनाएं होती हैं उसको भी देखते हैं, और कॉम्पिटिटिव अखबार के पास जो सूचनाएं होती हैं उसकी डायरी भी हम अपने डायरी से मैच कर लेते हैं कि हमारे कुछ मिस हुआ है तो हम उसे भी अपनी डायरी का पार्ट बना लेते हैं। अकॉर्डिंगली हम कवरेज का इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद जब ये रिपोर्टर फिर मीटिंग के बाद निकल जाते हैं, और ये लिस्ट जो बनी, हमारी प्लान जो हमारा बना, वो हम अपने हेडक्वार्टर से, सेंट्रल डेस्क से हम उसे शेयर करने की परंपरा है, वो न्यूज़ एडिटर प्रायः शेयर करते हैं। ठीक है सर, एडिटर के लेवल पे जो चीज़ें आपने बताई वो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन इसके बाद एक क्रम होता है, एक क्रमानुसार के एडिटर के नीचे वो किस तरह से वो एक पूरी श्रृंखला तैयार होती है, वो हम तो वो जैसे एडिटर है, एडिटर को हम एक सिंबॉलिक तौर पर रेजिडेंट एडिटर माने। एक यूनिट में रेजिडेंट एडिटर या सीनियर एडिटर या एग्जीक्यूटिव एडिटर इंचार्ज होता है, तो उसके नीचे प्रायः न्यूज़ एडिटर होता है। एक तो न्यूज़ एडिटर होता ही होता है रेजिडेंट एडिटर के नीचे। हाँ, न्यूज़ एडिटर के बाद फिर कम से कम 2, कई बार 3 डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर होते हैं, डीएनई। डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर के नीचे फिर चीफ सब, सीनियर सब और सब, चीफ सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर और सब एडिटर। ऐसे ही रिपोर्टिंग साइड में जब न्यूज़ एडिटर के नीचे चीफ रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर के नीचे सीनियर रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर स्टाफ रिपोर्टर, इस तरह से अब उन्हें कंटेंट राइटर भी, रिपोर्टर को कंटेंट राइटर भी कहा जा रहा है और डेस्क पर भी कंटेंट राइटर कहा जा रहा है। बट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि स्टाफ रिपोर्टर या सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, चीफ सब एडिटर, चीफ स्टाफ रिपोर्टर, प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। तो जो करेस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्टर टाइप की जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी फील्ड के लिए, इनको फील्ड का काम असाइन किया जाता है और ये लेके जाते हैं। रिपोर्टिंग में भी प्रायः स्टेट हेडक्वार्टर पर 2 विंग होती हैं। एक स्टेट कैपिटल को कवर करती है, माने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, शासन की एक्टिविटीज़, और एक लोकल की टीम होती है। तो 2 टीमें होती हैं लोकल, मतलब स्टेट हेडक्वार्टर पर। अदर यूनिट्स में एक ही रिपोर्टिंग की टीम होती है जो पूरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वहाँ एक चीफ ऑफ ब्यूरो का कोई कॉन्सेप्ट है जो प्रायः सीनियर आदमी होता है, इक्वल टू न्यूज़ एडिटर जो स्टेट हेडक्वार्टर पर है। वहाँ चीफ ऑफ ब्यूरो का कॉन्सेप्ट है जो न्यूज़ एडिटर के बराबर होता है, जो पॉलिटिकल और शासन प्रशासन की खबरों पर नज़र रखता है। और जो लोकल की टीम होती है वो वहाँ भी चीफ रिपोर्टर हेड करता है, वो भी सीनियर आदमी। इसको हम अगर एक शहर की तर्ज पर देखें तो हम किसका उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ 2 टीमें हर अखबार के पास हैं। एक स्टेट ब्यूरो है जिसे हम पॉलिटिकल ब्यूरो भी बोलते हैं, वहाँ एक चीफ ऑफ ब्यूरो है, और एक लोकल शहर के लिए अलग रिपोर्टिंग की टीम है, वो जिसकी संख्या थोड़ी बड़ी होती है। पॉलिटिकल ब्यूरो के लोग थोड़ी संख्या कम होती है, वो 4, 5, 6 हो सकती है, या कई बार 7 भी होती है। लेकिन लोकल में 10 से 12 रिपोर्टर कम से कम होते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं शहर के साइज के हिसाब से। लखनऊ, कानपुर, ये बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से चलते हुए रिपोर्टिंग में हो गया, 2 विंग हो गई। और डेस्क पर जो विंग हैं वो सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, डीएनई, एनई एंड न्यूज़ एडिटर। तो ये ढांचा है एडिटोरियल का। और इसी के आसपास इसमें जो डेस्क का पार्ट है, हमारे जो लोग अखबार को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, उन्हीं के साथ अब ये सिस्टम हो गया है कि सब एडिटर ही प्रायः पेज भी बनाने लगे हैं। ज़्यादातर सब एडिटर अब पेज खुद से बनाते हैं, वो चाहे पेज 1 हो चाहे अंदर के पेज हो, सारे पेज सब एडिटर बनाने लगे। पहले कुछ दिन तक पहले, अभी भी कुछ अखबारों में कुछ पेजिनेटर्स हैं जो पेज को डिज़ाइन करते हैं, जिनको आप लेआउट, उनका सिर्फ ये काम रहता है कि वो पेज को डिज़ाइन करें, वो पेज को डिज़ाइन करें। वो उनके साथ कोई सब एडिटर होता है, वो उन्हें बताता है कि साहब इसको ये लीड लगा लो, ये बॉटम लगा लो, ये सेकंड लीड लगा लो, ये सिंगल कॉलम लगा लो, ये संक्षिप्त लगा लो। इस तरह से वो डेस्क का आदमी उनको गाइड करता है, और वो फिर अकॉर्डिंगली पेजिनेटर जो है, हमारा लेआउट डिज़ाइनर जो है, वो मैनेज करता है। पेज बन जाते हैं और फिर वो फाइनली, मतलब चेकिंग का भी वही प्रोसेस है। पेज बना तो जो डेस्क का इंचार्ज होगा उसके पास आएगा, वो देख लेगा, फिर वो अपने डीएनई को भेज देगा, वो देख लेंगे। फिर न्यूज़ एडिटर फाइनली पेज रिलीज कर देते हैं। न्यूज़ एडिटर के बाद पेज को रोका नहीं जाता है। एडिटर की अवेलेबिलिटी है तो एडिटर देख लेते हैं, अदरवाइज एडिटर को प्रायः पेज 1 उनको भेज दिया जाता है कि वो देख लें, अगर उनका कोई ऑब्जर्वेशन है तो अपना सजेशन दे दें। लेकिन रोका नहीं जाएगा अखबार, एडिटर के रिप्लाई का वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अखबार में टाइम बहुत मैटर करता है।
सर एक कोई भी अगर चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, एक रोल ऐसा ज़रूर होता है कि जिसके हाथ से चीज़ें निकलने के बाद फिर वो बदल नहीं सकती। तो ऐसा कौन सा रोल है जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर गलती हुई तो फिर बदली नहीं जा सकती? अगर पेज छूट गया और वो फैक्ट्री को चला गया, मशीन को चला गया, प्रिंटिंग के लिए चला गया, तो फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं उसमें करेक्शन की। हालांकि हमारे हाथ में होता है कि अगर प्रेस को भी चला गया तो हम प्रेस को इन्फॉर्म करके रोक देंगे, पेज रोक के रीडिज़ाइन कर देंगे, रीफ्रेम कर देंगे और फिर उन्हें भेज देंगे। बट चूंकि अखबार में टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अखबार, जो बड़े शहर हैं, वहाँ भी अखबार किसी भी सूरत में अंतिम अखबार 1 बजे तक छोड़ देने की परंपरा है। 1 बजे के बाद अगर हम छोड़ते हैं तो प्रिंटिंग लेट होती है, प्रिंटिंग लेट होती है तो सेंटर पर अखबार लेट पहुंचता है, सेंटर पर लेट अखबार पहुंचा तो फिर हमारा अखबार बच सकता है। और चूंकि अखबार की कॉस्ट अब बहुत मायने रखती है, तो चीज़ें अब उस तरह से मैनेज की जाने लगेंगी कि समय को लेके बहुत ही टाइट पोजीशन होती है। अगर न्यूज़ एडिटर ने पेज छोड़ दिया है तो प्रायः वो पेज हम वापस नहीं लेते हैं। ऐसी व्यवस्था हर बड़े अखबार में है। ठीक सर, एक बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जब हम एडिटर्स की बात करते हैं। एसोसिएट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर और रेजिडेंट एडिटर, इन सबको कैसे समझाया? इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे? रेजिडेंट एडिटर प्रायः सेंटर्स पर होते हैं, यूनिट को हेड करता है वो एडिटोरियली। एग्जीक्यूटिव एडिटर भी और सीनियर एडिटर भी प्रायः यही काम करते हैं। बट एसोसिएट एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, डिप्टी एडिटर, ये सब रेजिडेंट एडिटर के नीचे ही आते हैं। ये न्यूज़ एडिटर और एडिटर के बीच में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। कई बार पॉलिटिकल ब्यूरो में जो ब्यूरो चीफ है, बहुत दिनों से ब्यूरो चीफ है, उसको प्रमोट करना है तो उसको एसोसिएट एडिटर का नाम दे दिया जाता है। काम मोटे तौर पर अखबार को डिज़ाइन करना है, अखबार के कंटेंट को प्लान करना है। तो जब काम यही है कि रिपोर्टर रिपोर्ट लेके आएगा और डेस्क के लोग मैनेज कर देंगे, तो वो काम वैसे ही है। ये पद जब हमारे बहुत दिनों से कोई आदमी एक पोजीशन में काम कर रहा है, उसको हमें प्रमोट करना है तो कहाँ करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एसोसिएट एडिटर, असिस्टेंट एडिटर या एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस तरह की चीज़ों को हम उस तरह से ही देखते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर सीनियर माना जाता है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग परंपरा है, लेकिन रेजिडेंट एडिटर के एग्जीक्यूटिव एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर रेजिडेंट एडिटर से बड़ा होता है। भास्कर में एग्जीक्यूटिव एडिटर पहले, इस समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले एग्जीक्यूटिव एडिटर ही पोस्ट हो जाता था, आदमी आसानी से हो जाता था। बट हिंदुस्तान टाइम्स में ऐसा नहीं होता था। जागरण में अभी भी आरी की व्यवस्था है, लेकिन उनके यहाँ दूसरी तरीके से आरी की व्यवस्था चलती है। वहाँ कई बार चीफ सब भी आरी की भूमिका में आ जाता है, उसको आरी का पद नाम नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूप स्वरूप हैं, और लेकिन काम करने का तरीका सबका एक है। पद नाम कोई कुछ भी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर हमारे पास मैं चीफ सब ही हूँ और स्टेट हेड की जिम्मेदारी है तो मैं स्टेट हेड ही कहा जाऊँगा, तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है वो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से पदनाम पोजीशन दिए गए हैं। ठीक है सर, एक और बड़ी रोचक चीज़ देखने को मिलती है। मुझे नहीं मालूम कि ये सवाल मेरा कितना जायज़ है। मैंने खुद से वो चीज़ें देखी हैं। कई बार मैनेजमेंट और एडिटोरियल टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्या आपके सामने, आपके जीवन में क्या कुछ इस तरह के कभी ऐसे कोई पल आए हों जब आपको संतुलन बनाने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कत महसूस हुई? अगर किसी कहीं फाल्स ईगो का मामला है तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट किस बात का आएगा? केवल मैनेजमेंट से 2 ही जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट आता है या आने की संभावना, आशंका रहती है। वो ये है कि भाई सेल्स ने कहा कि भाई हमारी ये खबर, एक खबर हमने दी थी नहीं छपी, या एडवर्टीजमेंट की टीम ने कहा हमने ये खबर दी थी साहब हमारी खबर नहीं छपी। एक तो ये होता है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, हमको इतना पैसा देता है, इतना बिजनेस देता है, उसकी खबर नहीं छपी। दूसरा है वही जो टाइम फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि एडिशन लेट छूटा। जब एडिशन लेट छूटता है तो वो प्रिंटिंग प्रेस के लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मान लिए जाते हैं। तो वो क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो वहाँ क्या है कि अब सब कुछ पता है कि कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे प्रेस में रिसीव हुआ पेज। अब कोई हाइड नहीं कर सकता। पहले हम रिश्ते के आधार पर हाइड कर देते थे, अब हाइड नहीं होता। तो अगर मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि साहब पेज लेट छूटा, तो मैनेजमेंट एक बार सुबह एडिटोरियल से बात करने की कोशिश करता है। तो उसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे, वो डेली रूटीन का एक मतलब रूटीन का हिस्सा है। वो जहाँ 10 बर्तन एक साथ होते हैं तो वहाँ थोड़ी खनक तो होती ही होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं। लेकिन फॉल्स ईगो अगर है मैनेजमेंट साइड में या एडिटोरियल साइड में तो निश्चित तौर पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसकी सजा भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने सर कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, नाम लिए बगैर अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट का कोई ऐसा किस्सा मुझे एकदम से नहीं याद आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का। भाई मेरे जीवन में भी, मैं भी इतने साल संपादक रहा
तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कोई किस्सा मेरे रिश्ते मैनेजमेंट से हमेशा से ठीक रहे हैं, और मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि वो भी हमारे साथी हैं। जिस फाल्स ईगो की मैं बात कर रहा हूँ, फाल्स ईगो उसी का नाम है कि मैं एडिटर हूँ तो मैं मान लूँ कि मैनेजमेंट के लोग दोयम दर्जे के हैं। ये गलत बात है। वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हम एक टीम हैं। तो जब हम ये मान लेते हैं तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का किस्सा मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं सर, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा किस्सा मेरे सामने आया हो जिसमें मैं किसी चीज़ का शिकार हुआ हूँ। कन्फ्यूजन्स कई बार हो जाते हैं, वो ज़रूर है। मैं कानपुर में पोस्ट था एक बार, तो अब ये दिमाग पर जोर डालते डालते आ रहा है। एक नेशनल कैंपेन हमने प्लान की फेस्टिवल के सीजन में, दिवाली का फेस्टिवल था, हमने एक नेशनल कैंपेन प्लान की और सारे एडिटर्स की जानकारी में था, मैनेजमेंट के लोगों की जानकारी में था, और मेरी अपनी कानपुर की बात है। तो मैं अपने यूनिट हेड के साथ ट्रैवल कर रहा था इटावा मैनपुरी इलाके में। अचानक एक मेल गिरती है हमारे दोनों के फ़ोन पर। यूनिट हेड का ध्यान गया तो उनका सर आपने मेल देखी? मैंने कहा हाँ बताइए क्या। फिर मैंने देखा। किस साल की बात है सर? ये मैं कानपुर में 13-14 में था जी। तो मेल देखा हमने, तो पता चला मेल की ट्रैक में जब मैं गया तो हमारे यूएफसी यूनिट फाइनेंस कंट्रोलर ने एक मेल बनाई थी उस नेशनल कैंपेन को लेके कि साहब हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो चूंकि यूएफसी हमारे जो थे वो उस लूप में नहीं थे, ये मैनेजमेंट का दोष हो सकता है, मेरा भी दोष हो सकता है, हमने उनको बताया ही नहीं। एक नेशनल फैसला हुआ और वो फैसला हमने कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उन्होंने एक अपने सीएफओ को लिखा, उन्होंने एक तगड़ी सी मेल कैलकुलेट करके, साहब इतने करोड़ रुपए का लॉस हमारे यहाँ हो रहा है। अब सीएफओ भी उसमें लूप में नहीं थे, तो सीएफओ लूप में नहीं थे तो वो भी रिएक्ट कर गए। बाद में वो मामला सब खत्म हो गया क्योंकि वो हायर मैनेजमेंट की नॉलेज में था, सीईओ की नॉलेज में था, एडिटर इन चीफ की नॉलेज में था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं पेश आई। लेकिन हाँ, 1 घंटे का पैनिक तो हुआ क्योंकि उन्होंने बेचारों ने कैलकुलेट किया, एक मेल बनाई, उन्होंने अपने सीएफओ को भेजा, सीएफओ ने उस पर रिएक्ट किया। हम लोग देखे, चौंके, पहले तो हम हंसे, दोनों हंसे, हम लोग ट्रैवल ही कर रहे थे, दोनों हंसते रहे कि क्या मूर्खतापूर्ण कर दिया हमारे यूएफसी ने। लेकिन यूएफसी अपनी जगह पे सही थे क्योंकि उनको नॉलेज में नहीं था, उन्होंने फाइनेंशियल लॉस देखा। तो फाइनेंस कंट्रोलर का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि अगर कहीं से लॉस दिख रहा है तो वो उस यूनिट के प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीज़ों पर रिएक्ट करे। तो इस पर अगर हम नाराज़ होना चाहते तो मैं मानता कि भाई उन्होंने गलती की, फिर हमसे लड़ते। तो क्या ये आपको नहीं लगता ये फॉल्स ईगो था? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनहित अच्छा में ही होता था। कि वो मुझसे बात करते या यूनिट हेड से बात करते मेल लिखने के पहले, वहाँ वो गलत थे। उतनी बात हम लोगों ने उनसे कर भी ली थी कि भाई आपको अगर मेल लिखनी थी सीएफओ को तो लिखते, कौन मना कर रहा है, मेल लिखने की थोड़ी कोई मना करेगा। लेकिन अच्छा होता कि या तो उस मेल में लिखने से पहले आप हमसे बात करते, यूनिट हेड से बात करते, या फिर उस मेल में आप हमें भी सीसी में रखते। ये ऑफिशियली नियम है। फाइनेंस कंट्रोलर यूनिट हेड को रिपोर्ट करता है, पैरेलल अपने सीएफओ को रिपोर्ट करता है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था वहाँ यही व्यवस्था थी। तो यूनिट हेड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर यूनिट से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल की प्रॉब्लम आप लिख रहे हो किसी को, तो आरई को आपको लूप में लेना चाहिए, नियम है, और मेल चलाने के प्राइमरी नियम में शामिल है। तो वहाँ भी आप गलत थे, वहाँ गलत है। उतनी बात पर हम लोगों ने ज़रूर अपनी आपत्ति जताई, भाई आपको ऐसा नहीं किया। लेकिन हम जब ऑफिस पहुँचे लौट के शाम को, तब उनसे बात की। उसके पहले हमने कोई टेंशन नहीं लिया, वो मेल चल गई, हमें जो लिखना था हमने लिख के बात ख़त्म कर दी। लेकिन इसे मैं कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखता, क्योंकि ये लैक ऑफ नॉलेज के रूप में मैंने देखा कि उनके पास नॉलेज नहीं थी इस बात की कि हमने कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च की है, और वो एक कोइंसिडेंस था कि कहीं से सीएफओ भी लूप में नहीं आ पाए, तो इसलिए वो एक कन्फ्यूजन हो गया। तो कन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे, कन्फ्यूजन कहेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा। एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर की बहुत अच्छी भूमिका और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एचआर जो न्यूज़ बैकग्राउंड से नहीं है, क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो जब भर्तियां करते हैं तो उनसे कभी कभार कुछ इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं? क्या ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं? नहीं, एचआर का काम जो है वो हर जगह एक ही, एचआर का एक ही काम है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करें, वो इंटरव्यूज कराएं, वो सिलेक्शन के प्रोसेस को पूरा करें, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें। चूँकि एचआर जब भी ये सब चीज़ें करते हैं, एचआर एक सहयोगी के रूप में हम हरदम काम करते हैं। एचआर कभी चीज़ों को ओवर रूल नहीं करते।
तो उसमें जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको लूप में लेके कर रखते हैं। तो उसमें अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट या कहीं कोई दिक्कत आई है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर यूनिट की कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज एचआर के लोग हमेशा से एडिटर्स को, मैनेजमेंट को लूप में लेके ही अपना एक्शन और रिएक्शन देते हैं। तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कभी कोई आई होगी, मेरे सामने तो कम से कम नहीं आई कभी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो खाका है वो पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से चीज़ें एक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस तरह से किसका क्या रोल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, राजवार्ता को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।